Okay, let's start the class. हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा डिविडेंड। हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। नाउ क्लियर। यस हाँ मैम। जी, हम पढ़ेंगे डिविडेंड। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिविडेंड, देखो फाइनेंशियल डिसीजंस हमने पढ़े हैं अभी तक। फाइनेंशियल डिसीजन में हमने दो तरह के डिसीजंस पढ़ लिए। सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ लिया, देन हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लिया जिसमें ईपीएस आया, अर्निंग पर शेयर आया, ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजंस में क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहले तो डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द पार्ट आफ्टर टैक्स which is distributed to the shareholder of the company. The profit earned by the company after paying tax can be used for distribution of dividend, can be realized as surplus for further growth। ठीक है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मेन डिविडेंड होता क्या है, जब हम सब कुछ पे कर चुकी होती है, कंपनी जो है टैक्स वगैरह सब पे कर चुकी है, आफ्टर दैट कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को अमाउंट देती है। हमारे शेयर्स उन्होंने लिए हैं, वो हर साल हमसे क्या लेंगे, एज ए डिविडेंड लेंगे फॉर देयर मनी, जो उन्होंने हमें एज ए कैपिटल दी है, हमारी कंपनी को दी है। उसके लिए वो हमसे क्या है, चार्ज करते हैं डिविडेंड। ठीक है, हम उनको डिविडेंड देते हैं, यानी कि उनको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं कि आप हमारी कंपनी का पार्ट हो। ठीक है, तो वो जो डिविडेंड है वो दो तरीके से दिए जा सकते हैं। फर्स्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि जो प्रॉफिट आया, जिसके जितने शेयर हैं उसको पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे दिया। बोलते हैं ना 5% डिविडेंड, 4% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो 4% लिखा होता है, 5% लिखा होता है कि उनको उनके शेयर पे इतना परसेंट डिविडेंड मिलने वाला है, वो लिखा होता है। ठीक है, या तो आप उनको डिविडेंड दे दो, या आप क्या कर सकते हो, उनके डिविडेंड को, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उसमें से जो डिविडेंड का हिस्सा था
वो आप उसको फिर से रिटेन करके रख सकते हो, यानी कि अपने पास ही रख सकते हो, ताकि आप फर्दर बिजनेस की ग्रोथ में लगा सको। लेकिन ये जो डिसीजन है वो शेयर होल्डर के साथ मिलकर ही लेना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर बोलते हैं कि ठीक है आप हमारा प्रॉफिट जो है रख लो, इस ईयर का प्रॉफिट आप रख लो, नेक्स्ट ईयर आप हमें डबल प्रॉफिट देना, या तो वो ऐसे काम कर सकते हैं, या वो बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर आप हमें एक्स्ट्रा शेयर दे देना कुछ प्रॉफिट के बदले, या कंपनी वाले उनको शेयर ही दे देते हैं प्रॉफिट के बदले, और जो प्रॉफिट होता है वो रख लेते हैं अपने पास, ताकि वो फर्दर ग्रोथ में लगा सके। देन कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, ये डिसीजन लिया कैसे जाता है? डिविडेंड डिसीजन आर डिसाइड रिगार्डिंग whether the firm should distribute all profit or retain them। ठीक है, फर्म जो है वो डिसीजन लेती है कि या तो वो उसको रिटेन करके रखेगी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सारा प्रॉफिट, या फिर उसको प्रॉफिट को क्या करेगी, रिटेन कर लेगी अपने पास। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट। जो भी प्रोपोर्शन डिविडेंड का दिया जाता है उसको बोलते हैं पे आउट, एंड जो रिटेन करके रखा जाता है उसको बोलते हैं रिटेन रेशियो। ठीक है, जो तो प्रॉफिट दे दिया, यानी कि शेयर होल्डर को दे दिया, तो वो तो डिविडेंड पे आउट माना जाएगा। जो प्रॉफिट हमने रिटेन कर लिया, यानी कि अपने पास रख लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन रेशियो बोलेंगे। देन ऑब्जेक्टिव क्या है डिविडेंड का? क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट है शेयर होल्डर नीड्स फॉर इनकम। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को लेते क्यों है कि उनको नीड होती है इनकम। ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है शेयर होल्डर के लिए, कि उनको पता है उन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, इस कंपनी को जब प्रॉफिट होएगा वो हमें प्रॉफिट देगी ही देगी, जो कि हमारी इनकम बन जाए। और जो डिविडेंड होता है कंपनी का, वो उनकी मार्केट प्राइस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर वो डिविडेंड नहीं देती है, अगर वो शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं देती है, तो उनका मार्केट प्राइस भी है जो गिर जाएगा, यानी कि उनकी जो गुडविल है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। देन फर्म नीड फॉर फंड्स, फर्म को फंड्स की नीड पड़ती है, तो इसलिए वो रिटेन करके रख लेते हैं इनको। ये एक चीपर सोर्स है, ठीक है, उनको कहीं बाहर से पैसा नहीं मंगवाना पड़ा, उनको किसी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी पड़ी, उन्होंने जो खुद के प्रॉफिट थे जो अपने ही शेयर होल्डर से रिटेन करके रख लिया, यानी कि सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को नहीं दिया। देन फैक्टर डिफाइन डिटरमाइन डिविडेंड डिसीजन, कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। फर्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द डिविडेंड टू टोटल अर्निंग। ठीक है, जितना डिविडेंड हम दे रहे हैं वो उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अर्निंग के साथ, यानी कि टोटल प्रॉफिट के साथ, जो आएगा वो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगी। ठीक है, वी नो दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म इफेक्ट बोथ द शेयर होल्डर वेल्थ एंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, हमें पता है जो डिविडेंड डिसीजन है या डिविडेंड पॉलिसी है, ये दोनों को इफेक्ट करता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को भी, क्योंकि शेयर होल्डर को इनकम होने वाली है तो शेयर होल्डर की वेल्थ होगी, और दूसरा फर्म की ग्रोथ को भी। ठीक है, फर्म अगर रिटेन करता है तो वो नेक्स्ट फर्दर लगा सकता है उसको कहीं पे, तो वो ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। Hence, the optimum dividend decision policy should maintain a balance between current dividend for shareholder and further growth of the company, which maximize the price of the firm share। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें ये डिफाइन करने में हेल्प करती है कि हमें सारा डिविडेंड शेयर होल्डर को देना है या कुछ रिटेन करके भी रखना है। देन स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड, स्टेबिलिटी, डिविडेंड स्टेबिलिटी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट जो है रेगुलर अमाउंट पे देनी चाहिए डिविडेंड की, एटलीस्ट मिनिमम जो डिविडेंड पेमेंट है वो तो देनी ही चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर,
Under this stable dividend policy, company follow a policy of paying a certain fixed amount per share as dividend. ठीक है? For example, on a share of face value 100, a firm pay a fixed amount of rupees 10 as a dividend. This amount would be paid after year, irrespectively of level of earning. The dividend per share are increased over the year when the earning of the firm is increased. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हम अगर डिविडेंड ले रहे हैं तो डिविडेंड कंपनी का क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि कांस्टेंट डिविडेंड तो मिलना ही चाहिए, शेयर होल्डर्स को कांस्टेंट डिविडेंड मिलना ही चाहिए। यानी कि अगर वो हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट रख दो कि जैसे कि इन्होंने बताया 100 के ऊपर इन्होंने 10 रुपीज रखी कि 10 रुपए का तो हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होएगा, अगर तो 10 रुपए ही आता है प्रॉफिट कंपनी को, तो वो तो फिर उनको देना ही पड़ेगा सारे का सारा। अगर मान लो कंपनी को 20 का प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड कितना देना है, 10 का देना, तो जो 10 रुपीज है वो उसको रिटेन करके रख सकती है फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। देन कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ठीक है, वही हमने पढ़ा कि कांस्टेंट पे आउट रेशियो भी रखना है, जितना उनकी अमाउंट है उतना उनको पे भी करना है, कांस्टेंट रखना है, जितना वो हमारे डिविडेंड लगा रहे हैं और जितना उनको अर्निंग पर शेयर हमें आ रहा है, उन दोनों के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए रिलेशनशिप। देन मेरिट्स आ गई, मेरिट्स का क्या है, स्टेबल डिविडेंड रखने की लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो फुलफिल होती रहती है कंपनी की, कंपनी को बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता। कैपिटल इंपेयरमेंट, यानी कि जो लिमिट होती है कैश की डिविडेंड में पे करने की रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो तो पे करना ही है। और फिर बाकी जो बचे वो उसको रिटेन कर लेना। नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंटेज एज अ डिविडेंड देना है, अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा देना है। नाउ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितनी तरह के डिविडेंड होते हैं, ठीक है, फर्स्ट आ गया कैश डिविडेंड, बोनस शेयर, शेयर बायबैक और शेयर स्प्लिट। चार तरह से हम डिविडेंड को बांट सकते हैं, या तो कैश में दे दो, या बोनस शेयर के रूप में दे दो, या शेयर बायबैक कर लो, या शेयर स्प्लिट कर दो। जो शेयर स्प्लिट है, ये बोल रहे हैं कि जो शेयर स्प्लिट है उसमें जो डिविडेंड की अमाउंट है वो डिविडेंड, इसको एज ए डिविडेंड नहीं मानेंगे, ये जस्ट बोनस शेयर की तरह है, ठीक है। शेयर स्प्लिट जो है वो डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड का फॉर्म नहीं है, लेकिन ये बोनस शेयर की तरह है, इसलिए हम इसको डिविडेंड का फॉर्म मान लेते हैं। हाँ जी, कैश डिविडेंड आ गया। कैश डिविडेंड का सिंपल मीनिंग है कि जो डिविडेंड है वो किस फॉर्म में देना है, कैश के फॉर्म में देना है, यानी कि या तो उनके बैंक अकाउंट में देना है या उनको कैश के थ्रू देना है। जो डिविडेंड उनका अमाउंट बनता है, जो प्रॉफिट उनका बनता है, वो उनको एज अ कैश दे देना है। देन नेक्स्ट आ गया बोनस। बोनस शेयर में क्या करेंगे, इशू ऑफ बोनस शेयर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो बोनस शेयर है वो किसको मिलेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड ना देकर हम उनको एक्स्ट्रा शेयर दे देंगे अपनी कंपनी,
एक दो शेयर और दे देंगे अपनी कंपनी के एज अ डिविडेंड, कि आपको इस साल डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, आपको इस साल बोनस शेयर दिए जाएंगे, यानी कि कंपनी के एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स को शेयर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ भी सकती है, और कंपनी को जो प्रॉफिट है वो रिटेन करने का मौका मिल जाएगा, ताकि वो प्रॉफिट को खुद की ग्रोथ में लगा सके और शेयर की वैल्यू को इंक्रीज कर सके। हाँ जी, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल 1 करोड़, शेयर 10 पर, तो 10 रुपए का तो 10 करोड़ हो गए टोटल शेयर की वैल्यू। प्रीमियम पे दे रहे हैं 15 रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 8 रुपीज, टोटल नेटवर्थ कितनी होगी उसकी, 33 रुपीज, ठीक है। टोटल शेयर की कीमत कितनी हो गई, 33। तो अब कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर कर देती है 10 के ऊपर 1, यानी कि जिसके पास 10 शेयर है उसको एक बोनस शेयर मिलेगा। 10 रुपए वाली चीज की अमाउंट अब 33 रुपीज हो गई है, ठीक है। जो अमाउंट जिसकी जिसकी कीमत 10 रुपए थी, उसकी कीमत 33 रुपए हो गई है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी कि इतना प्रॉफिट हम आपको नहीं दे सकते, हम क्या कर रहे हैं, आपको 10 के पीछे 1 शेयर दे रहे हैं, और आपके 10 शेयर हैं अगर हमारी कंपनी में, तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 11 शेयर मिलेगा। और अगर आपके हमारी कंपनी में क्लास 10 शेयर है, या तो 50 शेयर है, तो क्लेम कर। आपको 5 और शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि हर 10 शेयर पे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट इज बोनस शेयर, क्योंकि प्रीमियम जो है अब अबव 20 हो गया है ना, लाइक 33 रुपीज हो गया टोटल। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको? स्प्लिट शेयर हम कल पढ़ेंगे, बाकी डाटा हम कल पढ़ेंगे।